अस्सलामु अलैकुम। किस्सा कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है आली पर क्या गुजरी। तहरीर है अजीज़ असरी की। किस्त नंबर 7, रहमदिल बूढ़ा। आली की आंख खुली तो आबिद आली के पास बैठा उसकी टांगे दबा रहा था। आली ज़रा संभला तो बोला, आबिद तुम भाग जाओ वरना वो तुम्हें भी पकड़ लेंगे। माँ बदौलत को कौन पकड़ सकता है? आबिद हंसकर बोला, हम बहुत दूर आ गए हैं, अब उनका बाप भी हमें नहीं पकड़ सकता। अच्छा? आली फौरन उठकर बोला, अब हम आज़ाद हैं? हाँ बिल्कुल आज़ाद। ये सुनते ही आली आबिद से लिपट गया। आबिद भाई तुमने मुझे। इससे आगे आली कुछ न कह सका। मारे खुशी के उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम लेट जाओ, तुम्हें बुखार है। आबिद बोला, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसका जी चाहता था कि उठकर नाचे कूदे। उनके ऊपर पूरा चांद खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी रोशनी में अच्छी तरह अपने इर्द गिर्द देख सकते थे। हम कहाँ हैं आबिद भाई? ये तो मुझे भी मालूम नहीं। तुम थोड़ी देर लेट जाओ, फिर हम यहाँ से चलेंगे, क्योंकि वो हमें हर तरफ तलाश कर रहे होंगे। आली लेटना नहीं चाहता था। वो चलने के लिए तैयार हो गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वो इतना कमज़ोर हो चुका था कि उसकी टांगें जवाब दे गईं और वो फिर बैठ गया। आबिद ने उसे लिटा दिया। आबिद का अपना पाँव भी दुख रहा था। उसने अपनी पटी हुई कमीज से कुछ कपड़ा फाड़कर पाँव को मजबूती से बांध दिया और आली का सर दबाने लगा। आली सो गया। आबिद उसके करीब लेट गया और उसे भी नींद आ गई। जब उनकी आंख खुली तो सर पर सूरज चमक रहा था। असल में सूरज की गर्मी ही ने उन्हें जगा दिया था। उनके जिस्म पसीने में तर थे। इस कदर पसीना आने से आली का बुखार तो कम हो गया था, लेकिन कमजोरी अब भी बाकी थी। आबिद को उस वक्त सख्त भूख लगी थी। वो फौरन उठा और बोला, जल्दी से भागो, वो कहीं आ ना जाएं। तुम तो कहते थे अब वो हमें पकड़ नहीं सकते। आली ने फिक्रमंद होकर कहा, वो तो रात का वक्त था, अब जल्दी से चलो। दोनों उठे और सामने की तरफ चलने लगे। कुछ दूर उन्हें दरख्तों का झुंड दिखाई दिया। वो उस तरफ चल पड़े। आबिद ने आली को समझाया, देखो किसी से ये ना कहना कि हम अहाते से भाग कर आए हैं। इस इलाके में कानी के बहुत से रिश्तेदार और दोस्त हैं। अगर किसी को पता चल गया तो हम फिर पकड़े जाएंगे। वो दरख्तों के झुंड की तरफ जा रहे थे। दरख्तों पर पके हुए आम लगे हुए थे। उन्हें देखकर आबिद की भूख तेज हो गई। वो दरख्तों की तरफ बढ़े। उन्होंने आमों के एक बड़े पेड़ के नीचे कई आम गिरे हुए देखे। आबिद ने 3 आम उठा लिए। एक आली को दे दिया और एक आम खुद चूसने लगा। इतने में एक लड़का भागा हुआ आया और गुस्से से बोला, कौन है तुम? आम चोरी करता है? आली ने झट अपना आम नीचे फेंक दिया और आबिद ने आम चूसते हुए कहा, भाईजान हम मुसाफिर हैं, भूख लगी है। भूख लगी है? वो लड़का बोला, चोर है तुम। ये कहकर वो अपने बाप को आवाजें देने लगा। एक बूढ़े आदमी आए। उनके हाथ में एक लंबी गुलेल थी। वो आबिद और आली पर बिगड़ने लगे। आबिद बोला, हमने आम नहीं तोड़े जी, नीचे गिरे हुए थे और हमें भूख लगी थी। भूख लगी थी? काम नहीं कर सकते? बूढ़ा माली गुस्से से बोला, हाँ जी काम कर सकते हैं। आबिद बोला, आप हमें कोई काम बताएं, हम करेंगे। अच्छा। माली अब नरमी से बोले, तुम हमारे आमों का ख्याल करो, हम तुमको 2 वक्त रोटी देगा और आम मुफ्त में। अच्छा जी। आबिद बोला, हमें इस वक्त बड़ी भूख लगी है जी। पीर गुल। माली ने अपने बेटे से अपनी जबान में कुछ कहा। माली का लड़का दोनों को बाग में बने हुए एक कच्चे मकान में ले गया। ये माली का घर था। माली की बीवी चूल्हे के पास बैठी आटा गूंद रही थीं। लड़के ने माँ से कुछ कहा। माँ ने फौरन रोटियां पकाईं और सालन निकाल कर दोनों को दिया। बुखार की वजह से आली का जी खाने को नहीं चाहता था, लेकिन आबिद दोनों हाथों से खाने पर टूट पड़ा। गरम गरम रोटियां और अच्छी पकी हुई सब्जी आबिद ने खूब पेट भर कर खाया। बूढ़े माली घर आए तो उन्होंने अपनी लंबी गुलेल और पत्थरों का थैला कंधे से उतार कर एक तरफ रख दिया और हाथ धोकर खाने पर आ बैठे। उनका बेटा भी उनके साथ खाने में शामिल हो गया।
आली और आबिद खाना खा चुके थे। माली कुछ देर तक दोनों को घूरते रहे, फिर बोले, तुम किधर का रहने वाला है? हमारा घर बहुत दूर है जी। आबिद जल्दी से बोला। कहाँ है? माली की बीवी ने पूछा। आबिद और आली सोचने लगे कि क्या बताएं। आबिद ने कहा, बाबा जी, एक आदमी हमें अपने साथ लाया था, उसका ट्रक था, उसने हमें रास्ते में उतार दिया और खुद चला गया। ये सुनकर माली की बीवी ने अफसोस जाहिर किया, फिर अपनी जबान में बूढ़े से कहने लगी, ये बेचारे मुसाफिर हैं, इनसे काम न लेना। हाँ, बूढ़े ने कहा और फिर दोनों को गौर से देखते हुए बोला, बेटा तुम जाओ, अपना घर जाओ, तुम्हारा माँ बाप रोता होगा। तुम अपना घर कैसा जाओगे? माली की बीवी ने पूछा। हम चले जाएंगे जी, कोई फिक्र की बात नहीं। आबिद झट बोला और चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। माली की बीवी ने उन्हें रोक लिया। 3-4 मोटी मोटी मीठी रोटियां पकाकर एक रुमाल में बांधकर आबिद के हाथ में दे दी। बूढ़े माली ने उन्हें कुछ आम भी दिए और उनके सर पर शफकत से हाथ फेर कर रुखसत किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आली बोला। माली का लड़का उनके साथ आया और उन्हें बाग के आखिर तक छोड़कर वापस चला गया। आबिद और आली चलते चलते एक सड़क के करीब आ गए। आली सड़क को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन आबिद घबरा गया। वो आली का बाजू थाम कर बोला, आओ इस तरफ चलते हैं, सड़क पर उनके आदमी हमें ढूंढ लेंगे। वो दोनों दाएं तरफ दूर तक चले गए। अब सड़क दिखाई नहीं देती थी। वो शाम तक चलते रहे। आली, जो पहले ही कमजोर था, बहुत थक गया। उससे अब चला नहीं जाता था, लेकिन आबिद ने कहा कि उन्हें जल्द अज जल्द बहुत दूर पहुंच जाना चाहिए ताकि रात को आराम से सो सकें। अब सूरज छुप रहा था। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता अपने पर फैला रहा था। चलते चलते आली के पांव में छाले पड़ गए। आबिद का पांव भी पट्टी से बंधा हुआ था। आली ने अब चलने से इनकार कर दिया। वो एक छोटी सी नदी के पुल पर बैठ गया। बस अब नहीं चला जाता, आली ये कहकर वहीं लेट गया। आबिद भी बैठ गया। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। फिर आबिद बोला, इस तरफ लोग गुजरते हैं, आओ उधर खेतों में बैठ जाएं। आली के लिए उठना और 2 कदम चलना भी मुश्किल था। आबिद ने उसे सहारा देकर उठाया और खेतों की तरफ ले गया। दोनों खेतों के पास बैठ गए। आबिद ने रोटियां निकाली। अब आली की भी भूख चमक चुकी थी। दोनों ने आम के साथ रोटियां खाईं। 1 रोटी और 2 आम सुबह के लिए बचा लिए। खाने के बाद बहती हुई नदी से पानी पिया और सैर होकर लेट गए। आज रात वो बड़े मजे से सोए। उन्हें ना तो काने के बैद का डर था और ना करख्त सूरत आदमी की बंदूक का। सुबह को उठे तो दोनों की तबीयत खिली हुई थी। आली का बुखार उतर चुका था। उन्होंने उठकर नदी में मुंह हाथ धोया और चल पड़े। थोड़ी ही दूर गए थे कि बड़े बड़े मकान दिखाई दिए। आबिद ने आली से कहा कि ये कोई शहर है। दोनों ने सोचा कि यहाँ कुछ दिन मजदूरी करके घर जाने के लिए किराए की रकम जमा करेंगे। शहर के करीब ही कुछ नए मकान बन रहे थे। आली और आबिद ने वहां जाकर एक मजदूर से काम के लिए पूछा। मजदूर उन्हें लेकर ठेकेदार के पास आ गया। तुम मजदूरी करोगे? ठेकेदार ने दोनों लड़कों को देखकर कहकहा लगाया। हाँ जनाब, हम ईंट रोड़े वगैरह ढो सकते हैं, आबिद ने कहा। ठेकेदार आली की तरफ इशारा करके बोला, ये लड़का तो फिर भी कुछ हाथ पैर हिला सकता है, लेकिन तुम क्या करोगे? तुम तो एक फूंक से गुब्बारे की तरह उड़ जाओगे। जो मजदूर वहां खड़े थे हंसने लगे। आबिद और आली ने 2-3 बार काम के लिए कहा। आखिर ठेकेदार मान गया। दोनों दोस्त वहां मजदूरी करने लगे। मजदूरी उनके लिए आसान थी। उन्होंने इससे पहले बहुत ही सख्त काम किया था। दोनों को रोजाना 3 रुपए मिलते थे। 1.5 रुपए में वो खाना खा लेते थे और बाकी 1.5 रुपया जमा करते थे। आली घर पहुंचने के लिए बहुत बेताब था। वो हर रोज आबिद से पूछता, भाई आबिद, हम कब घर जाएंगे? बस किराए के पैसे जमा होते ही चले जाएंगे। ये देखो, मेरे कपड़े बिल्कुल फट चुके हैं और तुम्हारे कपड़े भी खराब हो चुके हैं। पैसे जमा करके 1 आध कपड़ा बनवा लेंगे, लेकिन वो कोई कपड़ा ना बनवा सके क्योंकि 10 दिन के बाद मकान मुकम्मल हो गया और उनको काम से जवाब मिल गया।
اب وہ دونوں شہر میں مزدوری تلاش کرنے لگے۔ ایک دن وہ پھرتے پھراتے تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس وقت تیز لو چل رہی تھی۔ وہ بہت تھکے ہوئے تھے، اس لیے درخت کے نیچے سو گئے۔ اچانک عابد ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ایک شخص جس نے اپنے سر اور منہ پر چادر لپیٹ رکھی تھی اسے جگا کر کہہ رہا تھا، جلدی اٹھو، کانا تم کو بلا رہا ہے، تم وہاں سے بھاگ کر آئے ہو۔ عابد خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ عابد کچھ بولتا یا چیخ مارتا، اس شخص نے چادر منہ اور سر سے اتار کر پھینک دی اور زور سے قہقہا لگایا۔ عابد اٹھ کر اس سے لپٹ گیا۔ یہ تو وہی بھوکا لڑکا تھا جو ان کے ساتھ احاطے سے بھاگا تھا۔